बच्चों, पिछले टॉपिक में आपने जो है पढ़ा था निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि और औसत निरपेक्ष त्रुटि, ये सब आपने पढ़ा था। और इसके पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था त्रुटियों के प्रकार, क्रमबद्ध त्रुटियाँ और यादृच्छिक त्रुटियाँ। तो उसी पर बेस हमने एक सवाल लिया हुआ है और उसी को हल करना है आज आपको। एक प्रश्न है कि एक सरल लोलक के एक प्रयोग में एक छात्र ने 5 प्रेक्षण लिए हैं। ठीक है, 5 प्रेक्षण इस प्रकार हैं, ये प्रेक्षण दिए गए हैं। ठीक है, और कह रहा है इस प्रेक्षण की सहायता से निम्नलिखित की गणना करिए। क्या गणना करनी है आपको? गणना करनी है सबसे पहले आपको औसत आवर्तकाल, या इसी को कह रहे हैं हम लोग सर्वाधिक यथार्थ मान। दूसरा आपको फाइंड करना है प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। तीसरा आपको ज्ञात करना है औसत निरपेक्ष त्रुटि। चौथा ज्ञात करना है भिन्नात्मक त्रुटि और पांचवा ज्ञात करना है प्रतिशत त्रुटि। तो इस पर बेस आज आपको सवाल लगाने हैं। ये औसत आवर्तकाल या सर्वाधिक यथार्थ मान। तो हमने बताया था यादृच्छिक त्रुटियाँ ऐसी त्रुटियाँ होती हैं जिनके कारण ज्ञात नहीं होते हैं, परंतु इसको कम करने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी प्रेक्षण लिए उनका हम लोग औसत निकाल लेते हैं, और जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारा क्या कहलाता है? सर्वाधिक यथार्थ मान या यथार्थ मान कहलाएगा या औसत मान। और उसी यथार्थ मान को हम लोग वस्तु का वास्तविक मान मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? वस्तु का यथार्थ मान, या उसी को कह लीजिए कि उसी को हम ये कह सकते हैं कि उसका वास्तविक मान। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना वो क्या है? औसत आवर्तकाल। औसत आवर्तकाल। ठीक है, तो आपने जो प्रेक्षण लिए हैं कितने हैं? A1 प्लस A2 प्रेक्षण प्लस A3 प्रेक्षण प्लस A4 प्लस A5 अपान में क्या हो जाएगा? 5 प्रेक्षण है अपॉन n। ठीक है, तो इस तरह से लिए आपने प्रेक्षण। अब वो क्या करने हैं? सारे प्रेक्षणों का प्रेक्षण की औसत निकालने, वही उसका यथार्थ मान होगा। तो इसको हम लोग ले लेते हैं पाँचों प्रेक्षण को। 2.63 सेकेंड प्लस 2.56 सेकेंड प्लस 2.42 सेकेंड प्लस 2.71 सेकेंड प्लस 2.80 सेकेंड अपॉन में क्या कर देते हैं? 5 कर देते हैं। अब अगर इन सबको हम लोग जोड़ लें, ठीक है, बटे 5 कर दे, तो हमारा औसत आवर्तकाल या वो वस्तु का यथार्थ मान, या आप उसे क्या कह सकते हैं? वास्तविक मान हमारा आ जाएगा। तो अगर हम इस क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 13.12 अपान 5। ठीक है, इसे काट लें तो 5 दूना 10, 5 30 और ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 2 0 5 20। यहाँ तक जाएगा, पर जो है हमारे प्रेक्षण में दशमलव के 2 ही अंकों तक लिए गए हैं। इस नाते इस मान को हम लोग 2 ही अंकों तक रखेंगे। तो 2.624 जो जा रहा है, तो यही 2 अंकों तक लेंगे। तो इसको हम लोग केवल इतना ही लेंगे, 2.62 सेकेंड। ये क्या कहलाएगा? वस्तु का वास्तविक मान। ठीक है, अब हमारे पास वस्तु का वास्तविक मान आ गया। अब निकालते हैं हम लोग प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। सेकंड जो हमारा होगा प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं निरपेक्ष त्रुटि? वास्तविक मान को प्रेक्षित मान से घटा के निकालते हैं। ठीक है, तो पहला प्रेक्षण हमारा क्या हो गया? मान लेते वो डेल्टा A1 है, और वास्तविक मान में से हम किसको घटा देंगे? इसको घटा देंगे। ठीक है, वास्तविक मान कितना है? 2.62। ये वास्तविक मान है, और हमारा प्रेक्षित मान कितना है? 2.63 सेकेंड। ठीक है, अगर आप इसे घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस में कितना सेकेंड। ठीक है, दूसरा हमारा प्रेक्षण है डेल्टा A2। दूसरी निरपेक्ष त्रुटि हमारी होगी डेल्टा A2। तो वास्तविक मान A और प्रेक्षित मान A2। तो यहाँ पर कितना है? 2.62 माइनस कितना हो जाएगा? 2.56 हो जाएगा। 2.56 हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 0.04 सेकेंड। ठीक है। अब तीसरी निरपेक्ष त्रुटि, उसको हम लोग डेल्टा A3 से लिखते हैं। तो वास्तविक मान A हो जाएगा और प्रेक्षित मान A3 हो जाएगा। तो 2.62 में से आपको कितना घटाना है? आपको घटाना है 2.42, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। ठीक है। तो इसको हम लोग जो है हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0.262 है, तो ये आ गया 2.42 है, ये आ जाएगा इतना सेकेंड। ठीक है। अब चौथा प्रेक्षण हमारा क्या है? उसकी निरपेक्ष त्रुटि होगी A4, A माइनस A4 हो जाएगा। 2.62 माइनस ये आपका प्रेक्षण चौथा कितना है? 2.71 सेकेंड का है। आप इसको हल कर लीजिए। ठीक है। और इसे भी घटा लीजिए चौथे प्रेक्षण को, ये आ जाएगा 0.09 सेकेंड। हल कर लें। इसी तरह से हमारी पांचवी निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A5 कहलाएगा। A माइनस A5 हो जाएगा और A 2.62 और माइनस कितना हो जाएगा? 2.80। ये प्रेक्षण है। अगर इसे हम लोग हल करते हैं तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू ज़्यादा है तो निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है, अगर हमको प्रत्येक प्रेक्षण निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है तो वास्तविक मान से हम जो है प्रेक्षित मान को घटा देते हैं। ये जो प्रेक्षित मान है इसको हमने घटाया तो पहली निरपेक्ष त्रुटि हो गई, दूसरी निरपेक्ष त्रुटि, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। हमने 5 निरपेक्ष त्रुटियां हमने निकाल ली। ठीक। तो ये दूसरा हल हो गया। अब ये कह रहे हैं कि औसत निरपेक्ष त्रुटि आपको फाइंड करना है, औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो दूसरा हो गया। अब हम लोग तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है। तो अगर हमें औसत निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है तो हम क्या करेंगे? जितनी हमने निरपेक्ष त्रुटियां निकाली हुई हैं, इन त्रुटियों को क्या ले लेते हैं हम लोग? औसत ले लेते हैं। ठीक है। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि के लिए आपका ये कितना है? डेल्टा A1 इसका परिमाण प्लस ये जो है डेल्टा A2 इसका परिमाण, डेल्टा A3 ये परिमाण होना चाहिए, A4। ठीक है। और प्लस क्या है? एक और है डेल्टा A5। ठीक है। 5 बार लीनियर करते हैं। तो हमें ये जो है, जो हमारे नेगेटिव साइन है इसको हमें लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका हमको मैग्नीट्यूड लेना है, केवल हमें इसका परिमाण लगाना है। इस नाते यहाँ पर मान हमने लगा दिया, क्योंकि आप नेगेटिव साइन नहीं ले सकते। ठीक है। तो अब हमारा जो है पहला कितना है? 0.01 सेकेंड है। फिर दूसरा कितना है? 0.04 सेकेंड है। तीसरी निरपेक्ष त्रुटि कितनी है? 0.20 सेकेंड है। फिर 0.09 सेकेंड है। और ये चौथा जो है, पांचवा जो है 0.18 सेकेंड है। अपान क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। 1 2 3 4, ये आपका है 0.09 सेकेंड। ठीक है। और ये प्लस 0.18 सेकेंड। अब इस सारी वैल्यू को जो है हल कर लेते हैं। इस निरपेक्ष त्रुटि को हम लोग किससे लिखते हैं? डेल्टा A बार से लिखते हैं। औसत निरपेक्ष त्रुटि हमारी आ जाएगी। इसे हल कर लीजिए और
8 8 16 17 17 तो ये हमारा आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 0.54 4 आ जाएगा, 0.54 हो जाएगा। अगर हम इसको हल कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे अगर हम लोग हल करते हैं तो ये आ जाएगा 1 सेकंड आ जाएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और अगर हम इसे 2 अंकों तक, चूँकि हमें दशमलव के 2 अंकों तक लेना है, तो दशमलव के 2 अंकों तक ही हम इसके मान को रखेंगे। ठीक है, दशमलव के 2 अंकों तक ही रखेंगे। अगर हम 8 को छोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 0.11 सेकेंड। ठीक है, प्रेक्षण में हमारे दशमलव के 2 अंक तक मान है, इस नाते हम लोग 2 अंकों तक ही इस ले रहे हैं। तो 0.108 सेकेंड लगभग आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग दशमलव के 2 अंक तक लेंगे तो 0.011 सेकेंड आ जाएगा। ये इसकी क्या हो कहलाएगी, औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो हमारी औसत निरपेक्ष त्रुटि निकल आई। अब जो हमारा चौथा है वो क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि है। तो भिन्नात्मक त्रुटि हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि, तो जो भिन्नात्मक त्रुटि होती है, भिन्नात्मक त्रुटि, वो हो जाएगा औसत निरपेक्ष त्रुटि अपान वास्तविक मान हो जाएगा। तो हमारी जो औसत निरपेक्ष त्रुटि वो कितनी है, 0.11 सेकेंड है। ठीक है, अपान वास्तविक मान कितना है, 2.62 सेकेंड है। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू है। अगर इस वैल्यू को हम लोग हल कर लेते हैं तो ये 9 के लगभग ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और हमें चूँकि जो है दशमलव के 2 अंकों तक ये मान चाहिए, तो इस नाते जो है इसको हम लोग दशमलव के 2 अंकों तक इसकी वैल्यू को मेजर करेंगे। ठीक है, दशमलव के 2 अंकों तक मेजर अगर हम करेंगे तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा और इसको भी छोड़ना पड़ेगा, तो यहीं तक हम इसके मान को लेंगे। इस तरह से हमारी जो भिन्नात्मक त्रुटि आ जाएगी 0.04। ठीक है, अब इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि समान प्रकार की राशि है। तो इस तरह से ये आया था आपका इतना सेकेंड, इतना आया था 0.0419। अब इसको अगर हम लोग जो है 2 अंकों तक ले रहे हैं तो हमारी वैल्यू इतनी आ गई। तो हमारा भिन्नात्मक त्रुटि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि को हम लोग बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि या आपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत त्रुटि। तो हमारी 5वीं जो क्वांटिटी वो क्या है, प्रतिशत त्रुटि है। तो जब हम इसी भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि। तो गुणे क्या कर दें हम लोग, 100 कर दें। ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकालें, 0.04 सेकेंड निकाला हुआ है, और इंटू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। जब 100 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4%। ठीक है, तो जो इसके मापन में प्रतिशत त्रुटि आएगी वो कितने की आएगी, 4% की आएगी। तो इस तरह से हम लोग इतनी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार आप जो है सवाल को हल करेंगे और एक न्यूमेरिकल आपको इसी पर बेस दे रहे हैं। प्रश्न ये है कि एक प्रयोग के विभिन्न प्रेक्षणों में जल के अपवर्तनांक 1.30
1.30 पहला प्रेक्षण है। दूसरा प्रेक्षण है 1.31, तीसरा प्रेक्षण है 1.32, चौथा है 1.34, पांचवा है 1.33 और छठवां प्रेक्षण है इसका 1.36। ठीक है, प्राप्त होता है। ज्ञात कीजिए तो इसमें जो सबसे पहला क्या ज्ञात करना है आपको, उसी तरह से जैसा आपने सवाल हमने दिया था उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। तो सबसे पहला जो आपका है वो आपको इसमें अपवर्तनांक का वास्तविक मान। ठीक है, अपवर्तनांक का वास्तविक मान, या फिर इसी को बोला जाता है औसत अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये पहला हो गया। और दूसरा आपको ज्ञात करना है प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। और वो तीसरा आपका हो जाएगा औसत निरपेक्ष त्रुटि। और ये चौथा हो जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि। और पांचवा हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं कि एक प्रयोग के विभिन्न प्रेक्षणों में जल के अपवर्तनांक 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.33, 1.36 प्राप्त होता है। तो कितने प्रेक्षण लिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रेक्षण उसने लिए हैं। ठीक है, तो इन प्रेक्षणों की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है, इतने प्रेक्षण जो है एक प्रयोग में विभिन्न प्रेक्षण में जल के अपवर्तनांक, ठीक है, प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है? अपवर्तनांक ज्ञात करना है, अपवर्तनांक का वास्तविक मान। किसके अपवर्तनांक का? जल के अपवर्तनांक का वास्तविक मान। ठीक है, तो अपवर्तनांक का वास्तविक मान जिसे हम लोग औसत अपवर्तनांक भी जो है बोलेंगे, इसी को वास्तविक मान भी बोला जाएगा या औसत अपवर्तनांक कहें। दूसरा है प्रत्येक प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि, फिर औसत निरपेक्ष त्रुटि, फिर भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरह से आपको उतनी ही क्वांटिटी फिर से फाइंड करनी है। ठीक, तो इस सवाल को आप लोग हल कर लेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।